हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है आप लोगों की तरफ से और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। वो इसीलिए क्योंकि बेसिक्स और इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। इसलिए जब भी प्रैक्टिकल भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इस पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर क्या है। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आई होप आपसे कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। जो भी क्वेश्चंस आएंगे नीट पीजी INICET या किसी भी एग्जाम में आप आसानी से कर सकेंगे और स्पेशली आपके OPD के पेशेंट्स को भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है वीडियो, पर आप जुड़े रहिएगा साथ में, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेटिनोस्कोप, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में भी टाइप्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ रेटिनोस्कोपी क्या है, फार पॉइंट क्या होता है, जो रिफ्लेक्सेस दिखते हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है, हाउ टू न्यूट्रलाइज देम और कैसे हम रिफ्रैक्टिव पावर निकालते हैं। लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू आप इस पूरे वीडियो को एक समराइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एक जो वीडियो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बहुत ध्यान से सुनना और लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो पहले तो जानते हैं कि रेटिनोस्कोपी क्या होती है ना। रेटिनोस्कोपी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, जिसमें हम पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर एसेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव एसेस कर सकते हैं कि पेशेंट अगर आपका कोऑपरेटिव नहीं भी है, जैसे कि बच्चा है या फिर फेक कर रहा है कोई कि मुझे दिखाई नहीं देता, या फिर कोई पेशेंट है जो इस कंडीशन में नहीं है कि स्नेलन चार्ट पे रीड आउट कर सके, तो आप पेशेंट का जो आई में रिफ्लेक्स है रेटिनोस्कोप के थ्रू देखते हुए ये पता कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर है। अब ये कैसे होता है तो यही तो आज सीखना है। तो अभी पहले देखते हैं कि रेटिनोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है फोकॉल्स प्रिंसिपल। इसमें क्या है, फोकॉल्स प्रिंसिपल ने ये बताया कि अगर कोई भी पेशेंट है उसकी आई में अगर हम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर शाइन करते हैं लाइट को, तो उसकी आई में बनने वाला जो रिफ्लेक्स है, जो भी आई में जो रिफ्लेक्स बन रहा होता है, उसका मूवमेंट का जजमेंट हम इस तरीके से रेटिनोस्कोप का मूवमेंट करेंगे और आई में जो रिफ्लेक्स बन रहा है उसके मूवमेंट का जो बिहेवियर है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को जितनी भी रिफ्रैक्टिव एरर होगी उसी के हिसाब से उसके रिफ्लेक्स का मूवमेंट होगा और उसका फार पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है उस पर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर और फार पॉइंट साथ साथ में चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डरो नहीं, आगे समझाती हूँ कैसे, है ना। तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है हमारे रेटिनोस्कोप का। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं देखो। ऐसा है कि पहले क्या था ना, ऑप्थेल्मोस्कोप से पहली बार 1859 में सर विलियम बोमन सर थे, उन्होंने देखा कि ऑप्थेल्मोस्कोप से एक रिफ्लेक्स दिखाई देता है पेशेंट की आई में, लेकिन उनको रिफ्रैक्टिव एरर निकालना उससे नहीं आया। तो उन्होंने और स्टडी की और बहुत सारे और भी कलीग्स थे उनके, उन्होंने किया। और जो सर कोपलैंड थे उन्होंने पहली बार ऐसा 1920s में स्ट्रीक रेटिनोस्कोप बनाया जिसके थ्रू रिफ्रैक्टिव एरर को एसेस किया जा सकता था। तो ये तो एक कहानी है। अभी इसमें आया है आपका टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोप, जिसमें आपका है सबसे पहले मिरर रेटिनोस्कोप। मिरर रेटिनोस्कोप क्या है, आपके स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी। इसमें क्या होता है ना, एक तरफ प्लेन मिरर बना होता है और एक तरफ होता है कनकेव मिरर। ठीक है, इसमें दो मिरर होते हैं और इसके बीच में एक होल होता है। होता क्या है, पेशेंट को कैसे करते हैं, आप पेशेंट के सामने बैठ जाएंगे और पेशेंट के ऊपर ही एक बल्ब लगा रहेगा, जो एक लाइट सोर्स लगा रहेगा, और आप इस रेटिनोस्कोप को अपनी आईज के सामने रखेंगे। जो लाइट बल्ब है उससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी मिरर के थ्रू एंड इट विल गो इनटू द पेशेंट्स आई और आप देखेंगे रिफ्लेक्स इन द पेशेंट्स आई। ओके, सो अब क्या है, इसमें प्लेन मिरर लगा है तो आपको फिजिक्स के थ्रू पता होगा कि प्लेन मिरर अगर होगा तो डाइवर्जिंग रेज निकलेगी और अगर कनकेव मिरर होगा तो कन्वर्जिंग रेज निकलेगी। तो इस पे डिपेंड करता है ऑप्टिक्स और मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्स। तो हम स्टिक करेंगे प्लेन मिरर इफेक्ट पे, क्योंकि सारा ऑप्टिक्स हम प्लेन मिरर पे ही पढ़ेंगे, है ना, इसी पर ही डिपेंड है। तो पहली चीज तो कि ये प्लेन मिरर जो ये मिरर रेटिनोस्कोप है, जिसको प्रिस्ली स्मिथ रेटिनोस्कोप बोलते हैं, ये अब इतना यूज नहीं होता। फिर भी अभी कुछ लोग हैं जो अभी यूज कर रहे हैं, उसके लिए यूज हैं तो वो कर रहे हैं। बट अब जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज स्ट्रीक रेटिनोस्कोप, जो कि आपका ये है स्ट्रीक रेटिनोस्कोप, जो हाइन कंपनी का है। ओके, तो इसको जानने से पहले स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है क्या, ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, इसमें लाइट सोर्स की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप ऑन करेंगे
और इसमें से ही लाइट सोर्स बदल आ जाता है स्ट्रीक के फॉर्म में, आपको एक रिफ्लेक्स दिखता है जो कि पेशेंट की आई में मूव करता है अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ द रेटिनोस्कोप। तो इसको जानने से पहले स्ट्रक्चर दिखते हैं। देखो स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें है क्या, कुछ नहीं, सिंपल एक बल्ब होता है फिलामेंट का जहां से लाइट थ्रो की जा रही है। किस में जा रही है, पहले कंडेंसिंग लेंस में। क्यों, क्योंकि लाइट ऐसे निकल रही है तो कंडेंसिंग लेंस अंदर ही अंदर लगा है। ये कंडेंसिंग लेंस लाइट को कहाँ भेज रहा है, इनटू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बना है जिसमें एक छोटा सा होल है, ठीक है। उस होल के थ्रू लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, जो कि जा रही सॉरी होल के थ्रू नहीं, मिरर के थ्रू लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है एंड इट इज गोइंग टू द पेशेंट साइड। पेशेंट ने क्या किया, इमेज बनाई और उस इमेज का रिफ्लेक्शन हमें दिखेगा थ्रू द पीप होल। और हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो रेज पेशेंट की आई में भेजी जा रही हैं और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, ये इस तरीके से सेटिंग होती है पीप होल की जो बना हुआ होता है और मिरर की, कि ये दोनों कोएक्सियल हो तो हम आसानी से रिफ्लेक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आप देखोगे, एक तो आप देख रहे हैं कि बल्ब जिससे लाइट आ रही है और दूसरा है लेंस, कंडेंसिंग लेंस। अब इन दोनों की पोजीशन जो होती है ना, उसी के हिसाब से वेरी करता है ऑप्टिक्स, या तो प्लेन में बदल जाएगा या फिर कनकेव में बदल जाएगा, और इसी के हिसाब से कुछ टाइप के वेरिएशंस हैं। तो सुनो, जो हम यूज कर रहे हैं ना उसको ध्यान रखना होता है, पहले का ठीक है याद रहे ना रहे। ये जो है ना हमारे पास है हाइन कंपनी का है, ओके, हाइन कंपनी का यही मोस्टली है, बहुत लोग कीलर्स का यूज करते हैं, वेलजेनिन टाइप का भी होता है। तो इस वाले में क्या है ना, आप एक चीज देखोगे, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन मैंने क्या बोला, बल्ब और लेंस की पोजीशन के हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाते हैं इसमें। तो इस टाइप में आप देखोगे, जो स्ट्रक्चर बताया उसको पहले देख लो। पहले तो ये देखना है कि ये जो साइड है, इस साइड को हम रखते हैं पेशेंट की तरफ, ठीक है, ऐसे देखते हैं, पेशेंट उधर उस तरफ बैठेगा। यहाँ पर है आपके पास एक पीप होल है, ठीक है, पीप होल है, और ऐसे देखेंगे यूं, है ना, इसके थ्रू देखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक रोटेटिंग इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, रोटेटिंग इस तरीके से आपको दिख रहा है, दैट इज द स्लीव एक्चुअली। तो ये स्लीव है, ये ऐसे रोटेट करते हैं। रोटेट क्यों करते हैं, जो स्ट्रीक बन रही होती है ना उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या किसी भी मेरिडियन में सेट किया जा सकता है, क्योंकि हमारी आई जो है वो कैसी है, अलग अलग उसमें मेरिडियन होते हैं, तो आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसमें आपका यहाँ पर जैसे है ना, तो इस स्लीव का एक इंपॉर्टेंस तो हो गया, आपकी जो स्ट्रीक है उसको रोटेट करना, और इसके साथ ही ऊपर और नीचे अगर इसे हम करेंगे तो इससे क्या होता है, आपका प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर का इफेक्ट आता है। तो इस वाले में जो रेटिनोस्कोप है ना, उसमें बल्ब को फिक्स रखा गया है। यहाँ पर देखो बल्ब को फिक्स रखा गया है। तो अगर हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे ऑप्टिक्स भी आ रहा है, अगर हमने इस स्लीव को डाउन पोजीशन में रखा हुआ है तो क्या होता है, जो इससे रेस निकल रही हैं दैट आर डाइवर्जिंग, पेशेंट की आई में हम डाइवर्जिंग रेस को भेज रहे हैं। और अगर हमने इस स्लीव को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है तो क्या होगा, कनकेव मिरर इफेक्ट आता है, कन्वर्जिंग रेज हम पेशेंट की आई में भेज रहे हैं। तो इस वाले में हम बल्ब को फिक्स रख रहे हैं, बट व्हाट इज मूविंग, लेंस इज मूविंग। तो डाउन किया तो आपका डाइवर्जिंग, अप किया तो आपका कन्वर्जिंग। इसीलिए हमेशा हमें स्लीव को सॉरी स्लीव को डाउन रखना है जब भी हम रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास हाइन का ये ऑप्थेल्मोस्कोप रेटिनोस्कोप है, ठीक है ना। तो ये स्लीव डाउन पोजीशन में यूज किया जाता है रेटिनोस्कोप। जो कोपलैंड सर ने बनाया था ना, उसमें क्या था, लेंस को फिक्स रखा हुआ था और हम बल्ब को अप एंड डाउन मूव करते थे। तो अगर किसी के पास अगर कोपलैंड टाइप का है तो उसमें क्या होगा, अगर अप करेंगे तो डाइवर्ज होगा, इसलिए अप पोजीशन में यूज करना, ओके, इसका उल्टा चलेगा, डाउनवर्ड्स पोजीशन में कन्वर्ज होगा। बट अगर ये किसी के पास है तो आपको हमेशा स्लीव डाउन पोजीशन में रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ रेटिनोस्कोपी जो होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी इजी है। पहला हमें क्या करना है, इल्यूमिनेशन स्टेज। उसमें हमने क्या किया, रेटिनोस्कोप के थ्रू पेशेंट की आई में अगर लाइट डालेंगे तो क्या होगा, पेशेंट का रेटिना इल्यूमिनेट हो जाएगा। बस यही है फर्स्ट आपका स्टेज ऑफ रेटिनोस्कोपी, इल्यूमिनेशन स्टेज। फिर आता है रिफ्लेक्स स्टेज। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट का रेटिना है उसकी इमेज बनेगी, और इमेज कहाँ बनेगी, पेशेंट के फार पॉइंट पे बनेगी। फिर से फार पॉइंट आया है ना, तो अभी हम आगे सीखेंगे फार पॉइंट पे बनेगी। अब इसी फार पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके लिए होता है प्रोजेक्शन स्टेज। तो रेटिनोस्कोप का मूवमेंट करेंगे साइड टू साइड या अप एंड डाउन, और
जो मोमेंट होगा रिफ्लेक्स का, उसका बिहेवियर नोट करते हुए हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और हम जान सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द पेशेंट। तो बस यही है रेटिनोस्कोपी। और अब सीखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फार पॉइंट का। लेट्स लर्न अबाउट द फार पॉइंट। फार पॉइंट के लिए आपके स्क्रीन पर देखिए एक इमेज बन रही है, और फार पॉइंट जो होता है वो है क्या एक्चुअली, जब भी आपकी आईज में अकोमोडेशन नहीं हो रहा है, व्हेन योर आईज आर एट रेस्ट, तब आप जितनी दूरी तक देख सकते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट, जो कि है फारदेस्ट पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बाय द आई विद एकोमोडेशन एट रेस्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये देखते हैं कि हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए कि यहाँ पर आप देखो कि फार पॉइंट और आपका जो पॉइंट ऑफ फोकस है ऑन द रेटिना, ये कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेट का मीनिंग है कि अगर मान लीजिए आपकी जो पॉइंट ए बना हुआ है इसमें, जैसे कि ये पॉइंट ए बना हुआ है ना, इसकी इमेज आपकी रेटिना पे बन रही है, तो रेटिना पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए तो उसकी इमेज पॉइंट ए पर बनेगी। तो ये दोनों है कॉन्जुगेट पॉइंट। इसमें जो रेज है उनका सेम डायरेक्शन में रिवर्सल होता है। तो पॉइंट ए की इमेज बनती है बी पे, और अगर बी पे कोई है तो उसकी इमेज बनेगी ए पे। ये है आपका फार पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, तो फार पॉइंट हर कंडीशन का पहले देख लेते हैं, तब आपको आसानी से रेटिनोस्कोपी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर है ई मेट्रोपिया। सबसे पहले तो ई मेट्रोपिया है, जब उसमें आपको पता है ना कि जब भी लाइट रेज आ रही होती है, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही होती हैं, वो आइस पे, रेटिना पे बिल्कुल फोकस हो जाती हैं। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज होती हैं वो रेटिना पे फोकस होती हैं ई मेट्रोपिया पे। तो इसका मतलब है कि रेटिना पे जो पॉइंट अगर है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इसका फार पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका फार पॉइंट, इमेट्रोपिक आई का फार पॉइंट होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, आप कॉपी में लिख लीजिए कि इमेट्रोपिया का फार पॉइंट होता है एट द इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही होती है ना, यहाँ पर देखो ये कहाँ मिलती है, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कन्वर्जिंग पावर कम होता है, इसलिए बिहाइंड द रेटिना मिलती है हाइपर मेट्रोपिया में। तो अब अगर कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे ये बिहाइंड द रेटिना है ना, तो इसकी इमेज अगर यहाँ पर कोई चीज रखी होगी तो वो कहाँ बनेगी, आपकी इन्फिनिटी से भी दूर बनेगी। तो क्या होता है कि इसका जो फार पॉइंट है, अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए, यानी कि अगर रेटिना पे अगर इसको आना है, अगर रेटिना पे कन्वर्ज करना है, तो ये रेस जो होंगी ना, उसको कन्वर्जिंग पावर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। यानी अगर इसका मतलब है कि अगर रेटिना पे कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए तो इसकी इमेज जो होगी वो बियॉन्ड इन्फिनिटी बनेगी। मतलब इन्फिनिटी से भी ज़्यादा अगर दूर बैठोगे तब जाके आप इस कॉन्जुगेट पॉइंट को देख सकते हो। क्योंकि ये देखो, ये जो रेस को अगर हमने आगे एक्सटेंड किया है तो हम फार पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो बिहाइंड द पेशेंट्स आई बन रही होती है इसकी इमेज, और वहां से अगर ट्रेस किया जाए तो बियॉन्ड इन्फिनिटी है ना, बियॉन्ड इन्फिनिटी इसका फार पॉइंट होता है ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो जो निकलने वाली रेज होती हैं, दीज आर डाइवर्जिंग इन नेचर। ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास है अब, ये है मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया में क्या है ना, कि मायोपिया में यहाँ पर देखो, जिस तरीके से लाइट इस तरीके से बढ़ रही है, देखो ऐसे आती हुई दिख रही है आपको, यहाँ पर ऐसे आती हुई दिख रही है पैरेलल रेज, तो ये कहाँ कन्वर्ज हो जाती है, पहले ही आके कन्वर्ज हो जाती है ना। जितना ज़्यादा मायोपिया उतना आगे ये रेटिना में पॉइंट कन्वर्ज हो जाता है। तो इस पॉइंट को पीछे रखने के लिए, यहाँ पर पीछे रखने के लिए क्या करना होता है, आपका जो रेज है ना, इस रे को कहीं ऐसा पॉइंट देखना होगा जो यहाँ पर आने वाली रेस डाइवर्जिंग हो। क्यों, ताकि तभी कन्वर्ज हो पाएगा यहाँ पे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपका मायोपिया में बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर होता है, तो जो आपकी रेज हैं दैट शुड बी डाइवर्जिंग। तो जितनी पास लाते जाओगे ऑब्जेक्ट को उतना डाइवर्जिंग रेज मिलेंगी। अगर ये कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, तो सिंपल ये याद रखो कि मायोपिया में क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो पहले ही फोकस हो जाती हैं, और इनका जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, अगर रेटिना पे रखा गया तो इससे निकलने वाली रेज होती हैं कन्वर्जिंग। तो ये क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही फोकस हो जाती हैं, तो इसका फार पॉइंट एकदम क्लोज होता चला जाता है। जितना ज़्यादा मायोपिया उतना ज़्यादा क्लोज होता जाता है। आप खुद करके देखना, किसी का
अगर पावर -2 है तो उसको कुछ दूरी तक दिखेगा, और जिसकी का पावर -5 है तो उसको तो बिल्कुल ही नज़दीक तक बस साफ दिखेगा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं। तो जितनी दूरी तक वो साफ देख सकता है, दैट इज़ द जो पॉइंट है उसमें उसको क्या बोलेंगे, फार पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर ये फार पॉइंट जो होता है इसको हम नाप सकते हैं, जो कि होता है आई और इन्फिनिटी के बीच में होता है मायोपिया में। अब इसका कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि भाई इसी फार पॉइंट को हमें लोकेट करना है। तो प्रोसीजर क्या है रिस्ट्रिक रेटिनोस्कोपी का। इसमें हमें क्या करना होता है कि आप कैसे बैठेंगे, पेशेंट को अपने सामने बैठाएंगे और आप कितनी दूरी पे बैठेंगे, 1 मीटर की दूरी पे बैठेंगे। इन्फिनिटी या उस पर तो बैठ नहीं सकते ना, ब्रह्मांड से बैठ के थोड़ी करोगे। तो इसीलिए क्या होता है, आप क्या करोगे, आप 1 मीटर की दूरी पे बैठेंगे। इसका भी इम्पोर्टेंस है, आगे बताऊंगी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा करना होता है कि जो पेशेंट का फार पॉइंट है वो आप तक पहुंच जाए, यानी कि आप जहां बैठे हैं वहां पर फार पॉइंट को फोकस कर देना होता है करेक्टिव लेंस से। तो पहले तो देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ है कि ये 2 टाइप की है, जैसे कि स्टैटिक एंड डायनामिक, है ना। स्टैटिक एंड डायनामिक का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक मतलब होता है कि जब हम एकोमोडेशन को रेस्ट पे रख देते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम लोग कर रहे होते हैं ओपीडीज में, है ना। इसके लिए हम साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स भी देते हैं, और जनरली किया जाता है जो वो है स्टैटिक। एंड डायनामिक होता है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का जो एकोमोडेशन है उसको ऑन कर देते हैं। कैसे, जो रेटिनोस्कोप है उसमें ही एक विजन बोर्ड लगा देते हैं, उसको बोलते हैं आप यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है। तो उससे ये डायनामिक रेटिनोस्कोपी हो जाती है, जिससे एकोमोडेशन स्विच ऑन हो जाता है पेशेंट का और फिर हम रेटिनोस्कोपी करते हैं। तो दैट इज डायनामिक। ये है स्टैटिक जो हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिक की जाती है, पेशेंट को बैठाया अपने सामने, 1 मीटर की दूरी पे आप बैठ गए और इसके बाद अपने पेशेंट को बोला कि आप स्नेलन चार्ट रख दीजिए और कुछ भी अपने बैकग्राउंड में, और उसको बोलिए डिस्टेंस पे आपको देखना है, दूर देखना है आपको, और तब आप उसका आई में रिफ्लेक्स को टेस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके ये दोनों मेरिडियन में चेक होने चाहिए, यानी कि वर्टिकल में भी होने चाहिए और हॉरिजेंटल में भी होने चाहिए। तो स्ट्रीक जो होती है ना, वो आप ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके से मूव करिए, वर्टिकल अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल का क्या होता है, आपका मेरिडियन कौन सा चेक हो रहा है, वर्टिकल अगर स्ट्रीक रखी है तो ये हो रहा है हॉरिजेंटल मेरिडियन चेक हो रहा है, इस मेरिडियन पे आप चेक कर रहे होते हैं। तो जो भी पावर आप देंगे इस पेशेंट को, वो आपको पावर क्रॉस में स्ट्रेट लाइन पे हॉरिजेंटल मेरिडियन पे लिखना होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रीक को ऐसे कर दिया है, हॉरिजेंटल कर दिया, देन इफ यू आर मूविंग अप एंड डाउन, तो आप कौन सा मेरिडियन चेक कर रहे हैं, आप वर्टिकल मेरिडियन चेक कर रहे हैं। तो जो भी पावर आप लिखोगे करेक्टिव पावर, वो लिखेंगे आप ऑन द वर्टिकल जो लाइन है पावर क्रॉस की, ठीक है। अभी क्या है आगे सीखते जाएंगे, है ना। तो अब पहले तो ये बात पता हो गई आपको, अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि आपने ये देखा कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि इस वाले में ई मेट्रोपिया सबसे पहला ये डायग्राम बना हुआ है। तो ई मेट्रोपिया में क्या है, यहाँ पे ई मेट्रोपिया में आप देखेंगे पेशेंट की आई से निकलने वाला जो रिफ्लेक्स है, दैट इज पैरेलली एंड पैरेलल एंड जो लाइट्स हैं ऑन दैट इज गोइंग इनटू द ऑब्जर्वर्स आई। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर की आई में जा रहा है। तो आप ये देखिए जो अप साइड, जो ऊपर वाले कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसकी अप जो ऊपर वाले पार्ट की रेज है वो ऊपर ही जा रही है ना, ऐसे जा रही है, और जो नीचे पार्ट से कुछ बन रहा होगा ऑब्जेक्ट का, तो उसकी रेस निकलते हुए नीचे पार्ट में जा रही है। उसके साथ ही हमें क्या देखना होता है, इस एज को देखना होता है, ये जो एज है ना इसका मूवमेंट देखना होता है। तो आप क्या देख रहे हो कि रेटिनोस्कोप को अगर हमने ऐसे मूव किया, अगर डाउन मूव किया, तो रिफ्लेक्स भी क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि उसके साथ ही मूव कर गया, है ना। अगर हमने इसको ऐसे मूव किया लाइक दिस, तो आपका मूवमेंट भी उसके साथ ही मूव कर गया, सॉरी जो रिफ्लेक्स है वो भी साथ ही मूव कर गया। तो जो रेटिनोस्कोप है उसके मूवमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, उसी के मूवमेंट के साथ नीचे जा रहा है। तो ये होता है आपका विद रिफ्लेक्स एंड दैट इज सीन इन इमेट्रोपिया। और भी कंडीशंस में मिलता है, आगे देखेंगे, पर इमेट्रोपिया में विद द मूवमेंट मिलता है। जैसे आप रेटिनोस्कोप को टर्न करेंगे वैसे ही वो इसका रिफ्लेक्स आपको मूव करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हमने देखा ना, फार पॉइंट जो होता है इन्फिनिटी के बियॉन्ड होता है, तो डाइवर्जिंग रेज निकल रही होती है इस तरीके से। तो इसमें भी क्या है, अपर साइड अपर ही जा रही है और लोअर साइड लोअर जा रही है। तो इसमें जो एज है उसमें भी इमेट्रोपिया की तरह ही विद द मूवमेंट दिखेगा। जैसे रेटिनोस्कोप को मूव करेंगे वैसे ही आपको, अगर डाउन मूव करेंगे तो डाउन जा रहा है, आप मूव करेंगे तो
अब जा रहा है, ऐसा रिफ्लेक्स दिखता है। फिर आता है आपका मायोपिया। मायोपिया में क्या है, आप पहला कंडीशन देखिए, ठीक है। मायोपिया को हमने तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसमें पेशेंट को अगर लेस देन 1 डायोप्टर का मायोपिया है, लेस देन 1 डायोप्टर का, अब ये तो पता ही है कि फार पॉइंट इसका आई और बियॉन्ड इन्फिनिटी में होता है। पर अभी क्या हो रहा है, पेशेंट जो है, इस जो पेशेंट ये है ना, ये वाला पेशेंट और ऑब्जर्वर ये है, अभी इसका जो फार पॉइंट है पेशेंट का, उसका फार पॉइंट कहाँ है, ऑब्जर्वर के पीछे यहाँ पर है। यानी कि इस समय भी क्या हो रहा है, रेज अभी ऐसे निकल रही हैं और इस तरीके से यूं पास कर रही हैं, यानी जैसे इमेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में थी, ठीक है, सेम तरीके से जा रही हैं। तो अभी जब भी आप मूवमेंट करोगे इस कंडीशन में, तो आपको विद द रिफ्लेक्स ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के पीछे की तरफ बन रहा है फार पॉइंट, वहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो आप यहाँ बैठे हो, इसके बीच में बैठे हो, फार पॉइंट के पहले आके बैठ गए हो, तो मोमेंट आपको विद द रेटिनोस्कोप ही मिलेगा, विद मोमेंट मिलेगा इन मायोपिया लेस देन 1 डायोप्टर। फिर आता है आपका मायोपिया इक्वल टू 1 डायोप्टर। अब इसमें क्या हो रहा है, जहां बैठे हो वहीं पर फार पॉइंट है, तो ये जो नोडल पॉइंट है ना, यहीं पर फार पॉइंट है, तो सारी जितनी भी रेज आ रही हैं वो आपकी आईज में आके कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका न्यूट्रलाइज रिफ्लेक्स में क्या होगा ना, न्यूट्रलाइजेशन जैसा दिखेगा। तो उसका मतलब क्या है कि आपका पूरा प्यूपल फिलअप दिखेगा, है ना। आगे जो एनिमेशन है उसमें दिखाऊंगी मैं कैसा दिख रहा है, बट इसमें देखो एक यहाँ पर भी मैंने लगाया है सैंपल के लिए कि एकदम न्यूट्रलाइज इस तरीके से दिखेगा। तो इसका मतलब है कि आप फार पॉइंट पे ही बैठे हुए हो। तो ये कब होगा, जब 1 डायोप्टर का आपका मायोपिया है, तब ऐसा होता है, ठीक है। तब ऐसा होगा कि सारी रेज आपकी आईज में आके कन्वर्ज हो जाएंगी। तो इसके पीछे भी कंसेप्ट है, क्योंकि आप 1 मीटर की दूरी पे बैठे हो ना, तभी 1 डायोप्टर का दिखेगा। आप डिस्टेंस चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपका किसके लिए है, वर्किंग डिस्टेंस इज 1 मीटर फॉर ऑल दीज, जितने भी ये डायग्राम आ रहे हैं अभी 1 मीटर मान के चल रहे हैं वर्किंग डिस्टेंस को, ओके। तो अब क्या है आपका, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने सीख लिया मायोपिया 1 डायोप्टर का। अब अगर 1 डायोप्टर से ज़्यादा का मायोपिया है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो कि इसका फार पॉइंट और क्लोज आता जाएगा, जितना ज़्यादा मायोपिया उतना क्लोज फार पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ये है फार पॉइंट, है ना, और जो पेशेंट है वो ये रहा, और ऑब्जर्वर जो आप हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, रेस जो निकल रही होती है वो क्रॉस कर रही होती है ना, ये देखो क्रॉस कर रही होती है। तो क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्स है उसका मूवमेंट हो जाता है अगेंस्ट। अगर आप अप करेंगे रेटिनोस्कोप को तो रिफ्लेक्स नीचे जाएगा, अगर आप डाउन करेंगे तो आपका रिफ्लेक्स ऊपर जाएगा, साइड टू साइड में भी उल्टा चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रेटर देन 1 डायोप्टर होता है, जिसमें फार पॉइंट आपका सामने है ना, सामने है पेशेंट, फार पॉइंट, फिर आप बैठे हुए हो, तो आपको अगेंस्ट द मूवमेंट दिखेगा, एंड दैट इज सीन इन मायोपिया ग्रेटर देन 1 डायोप्टर, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, तो अब आप इसे करेक्ट भी तो करोगे ना, डिडक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है इसको रिफ्रैक्टिव एरर है, तो आप क्या करोगे, अगर विद द मूवमेंट जा रहा है तो आपको हमेशा कन्वेक्स लेंस लगाना है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस लगाना है, क्योंकि निकलने वाली रेस क्या है, डाइवर्जिंग है। तो आप जितना कन्वेक्स लेंस लगाओगे आपकी आईज में कन्वर्जिंग होता जाएगा, और आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर फार पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन है जिसमें हमें विद द मूवमेंट दिखेगा, इन इमेट्रोपिक आई, इन हाइपरमेट्रोपिक आईज, एंड इन मायोपिया लेस देन 1 डायोप्टर, इनमें आपको विद द मूवमेंट दिखेगा। इसलिए शुरुआत आपको हमेशा कॉन्वेक्स लेंस से करनी है, ठीक है। अगर 1 डायोप्टर का है तो न्यूट्रलाइज दिखेगा, आपको पूरा प्यूपल फिलअप दिखेगा, और अगर मोर देन 1 डायोप्टर है तो आपको अगेंस्ट द मूवमेंट दिखेगा। और मायोपिया अगर है, आपको पता चल गया अगेंस्ट द मूवमेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कनकेव लेंस लगाना है, यानी कि माइनस लेंस लगाना है, जिससे जो कन्वर्जिंग रेंज है वो और डाइवर्ज हो जाए, और कहाँ मिले, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर डाइवर्जिंग, जहाँ पर उसका फार पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो ये है आपका एक निमोनिक जो है स्पैम, जिसमें सेम यानी कि विद मोमेंट होगा तो आपको प्लस लगाना है, प्लस का लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, और अगर अगेंस्ट का मोमेंट है तो आपको माइनस का लेंस लगाना है, जो कि है कनकेव लेंस, ठीक है। अब इतना कुछ हो गया, आपने खुशी से नंबर निकाल के रख लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उसका भी थोड़ा सा बेसिक होता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है न्यूट्रलाइजेशन में कि रिफ्लेक्स ऐसे दिखा और गायब हो गया, फिर दिखा फिर गायब हो गया, पूरा फिलअप होता है और पूरा गायब हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि
जो मिरर में जो होल है ना, उसमें क्या होता है कि जब भी न्यूट्रलाइज होगा, जहाँ आप बैठे हो वहीं पर पूरी रेज आ रही होती हैं, उसमें क्या होगा, सारी रेज वहीं कन्वर्ज करेंगी ना, तो पीप होल से या तो पूरी रेज जाएगी या कोई भी नहीं जाएगी। इतनी सारी मतलब कन्वर्जिंग रेज है, क्योंकि आप उसी फोकल पॉइंट पे बैठे हो, फार पॉइंट पे बैठे हुए हो। तो न्यूट्रलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि आप फार पॉइंट पे बैठे हैं, और पीप होल के थ्रू ऑल और नॉन फिनोमिनन हो जाता है इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अप एंड डाउन में ये ऐसे पूरा प्यूपल फिलअप हो गया, और ऐसे अगर हम राइट टू लेफ्ट करें तो प्यूपल फिलअप हो गया। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि आप जब भी रिफ्रैक्शन करेंगे ना, तो आप पहले 0.5 के इंक्रीमेंट में बढ़ते जाएंगे ना, तो जब भी आपको रिफ्लेक्स दिख रहा है तो आप प्लस का लेंस लगाएं या फिर आप माइनस का लेंस लगाएं। जब भी आप फार पॉइंट के नज़दीक पहुंच लगेंगे, यानी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, जब आपको लगेगा हाँ हम करीब हैं अपने रिफ्रैक्टिव एरर को पहचानने में, तो उस समय आप रिफ्लेक्स का मूवमेंट नोटिस कीजिए। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ही न्यूट्रलाइज होने वाला होता है ना, उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्स है वो थोड़ा सा फास्ट मूव करता हुआ दिखेगा और थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, एंड इसके साथ ही ब्रॉड हो जाएगा। तो अगर कुछ एनिमेशन इसके थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है, स्पेशली ब्रॉडर वाला हम काफ़ी जल्दी अप्रिशिएट करते हैं कि ब्रॉड होता जाता है जैसे जैसे हम फार पॉइंट के नज़दीक या फिर न्यूट्रलाइजेशन के नज़दीक पहुंचते हैं। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका रेटिनोस्कोपी का। अब ये तो भाई ये बात हो गई स्फेरिकल पावर्स की। अब मान लेते हैं एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब वैसे भी हमने देखा ना कि हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मेरिडियन में टेस्ट करना है, ठीक है। हॉरिजेंटल के लिए ऐसा टेस्ट करना है और वर्टिकल के लिए ऐसा टेस्ट करना है, हमें पावर क्रॉस बनाना है। और इसके साथ ही अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 और 180 पर हो एस्टिग्मेटिज्म हो, क्या हो सकता है, ये अलग अलग मेरिडियंस पे भी हो सकता है। तो क्या करना होता है, जैसे ही हमने रखा है इस तरीके से वर्टिकल, तो कभी रिफ्लेक्स कैसा दिखेगा, यहाँ पर देखो एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा दिखाई देगा कि ये है आपका रिफ्लेक्स, देखो ये रहा रिफ्लेक्स, और ये है इंटरसेप्ट, है ना, जो हम लाइट रेज डाल रहे हैं, उनके बीच में एक ब्रेक है, एक अलाइनमेंट है, ये सीधी उसमें नहीं है, लाइन में नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका एस्टिग्मेटिज्म है किसी और एक्सिस पे, ये पता चलता है। और जैसे ही आप स्ट्रिक को रोटेट करेंगे ना, है ना, स्लिप को रोटेट करके जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो ये अलाइनमेंट हो जाएगा, और ये जो रिफ्लेक्स है ना वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, जैसे ही अलाइनमेंट होगा ना तो ये थिन हो जाएगा। ये अगर नहीं याद रहे ना, स्पेशली फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट, तो परेशान नहीं होना, आप अलाइन करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्सेस आपकी अलाइनमेंट में आ चुकी है। ओके, देन आपका एक और पॉइंट है स्क्यूइंग। स्क्यूइंग का मतलब है कि आपने जैसे कि वर्टिकल में रखा हुआ है और ऑब्लिक है, अब आप उसको जब साइड टू साइड मूवमेंट देंगे ना तो वो अपनी धुन में इधर उधर जा रहा है, वो अपनी मेरिडियन के अकॉर्डिंग मूव करता है। हम साइड टू साइड कर रहे हैं, वो एक ऑब्लिक एक्सिस पे चल रहा होता है, और जैसे ही आप उसको अलाइन कर देंगे तो आपके उसी मेरिडियन के अलॉन्ग मूव करने लगेगा। तो दिस इज स्क्यूइंग, ये आपका रेटिनोस्कोपी में मिलता है। इसके साथ ही आपका है स्ट्रैडलिंग। स्ट्रैडलिंग मतलब रिफाइन करने के लिए पावर को, जैसे आपने सेट कर लिया कि हाँ भाई इसका एक ऑब्लिक एक्सिस पे पावर है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी एक्सिस हमें मिली है 45 डिग्री रोटेट कर देना होता है अपनी एक्सिस को, ठीक है। ये जो है 45 डिग्री अपने स्लीव को रोटेट कर देना होता है, यानी कि आपकी स्ट्रीक को रोटेट कर देना होता है 45 डिग्री एक तरफ, फिर 45 डिग्री दूसरी तरफ। तो क्या होता है ना, जब भी आपका जिस भी डायरेक्शन में आपका ये थिनर हो जाए, ठीक है, तो उसी तरफ, जिस तरफ थिन हो जाए वो उस तरफ ही आपकी एक्सेस होती है। बस यही है आपका स्टार्लिंग। ये अगर नहीं भी आया समझ में तो परेशान मत हो, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म दिखते हैं, आप अलाइनमेंट करते ही आराम से समझ जाते हैं, और थोड़ा बहुत आप रिफाइन भी कर सकते हैं, आप करते करते सीख जाओगे। बट फॉर थ्योरी पर्पसेस यू शुड रिमेंबर ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस बिफोर विद द मोमेंट अगेंस्ट द मोमेंट, क्यों होता है, कैसे करते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका वर्किंग डिस्टेंस, है ना। वर्किंग डिस्टेंस, अब कर तो सब कुछ लिया लेकिन वर्किंग डिस्टेंस वाला काम करना भूल गए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वर्किंग डिस्टेंस, मैंने पहले भी बोला। देखो हम सीधी सी बात है, हम इन्फिनिटी पे तो नहीं बैठ सकते ना, फार पॉइंट को देखने के लिए वहीं पर तो है। ई मेट्रोपिया का, हाइपर मेट्रोपिया का तो बियॉन्ड द इन्फिनिटी है, तो हम कैसे बैठ के रिफ्लेक्स को देखोगे, नहीं देख सकते। तो हमें एक पर्टिकुलर वर्किंग डिस्टेंस को चूज करना पड़ता है, जो कि 1 मीटर है, स्टैंडर्ड हम रखते हैं, और 1 मीटर के डिस्टेंस से हम पेशेंट का रिफ्लेक्स देख सकते हैं। अब 1 मीटर भी नहीं बैठ पाते हम लोग, 1 मीटर बहुत होता है ना, इतना ऑलमोस्ट काफ़ी दूर होता है, तो रिफ्लेक्स देखने में प्रॉब्लम आती है, और पेशेंट की आई में हमें लेंसेज भी लगाने होते हैं। तो हमारा होता है आर्म्स लेंथ, ठीक है, इसको 66 सेंटीमीटर माना गया है। ओके,
66 सेंटीमीटर होता है, उतनी दूरी पे बैठना होता है। अब एक बात सोचो कि कोई लाइट रेज़ है, जैसे आप वहाँ से लाइट रेज़ आ रही हैं, अब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही है डाइवर्जिंग पूरी, और मैं बैठ गई पहली। तो अब मैंने ये बोला कि मुझे ये रेज़ यहाँ पर कन्वर्ज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाऊँगी, तभी तो मेरी आइज़ में आएगी ना। तो अब इस समय सोचिए कि अगर मैं आपकी रेटिनोस्कोपी कर रही हूँ और मैंने कोई पावर लगाती जा रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, ये वर्किंग डिस्टेंस का लेंस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब अगर मैं 1 मीटर की दूरी पे बैठी हुई हूँ, तो इतनी पावर का लेंस उसमें ऑलरेडी आपकी आई में जो भी मैं लेंस लगाऊंगी उतना ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है कि वहाँ से आने वाली रेज मेरी आई पे कन्वर्ज हो सके। और जब मैं हट जाऊंगी तो उसके बाद अगर मैंने यही पावर दे दिया जो इस समय लगा है, तो आपको सिर्फ मैं जहाँ तक बैठी हूँ वहीं तक दिखाई देगा। इसीलिए वर्किंग डिस्टेंस जो होती है ना, उसका पावर हमेशा माइनस कर देना चाहिए। उसका मतलब क्या है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्किंग डिस्टेंस जितनी भी होती है उसका इन्वर्स कर दो तो आपको पावर मिल जाएगा उस लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का, जो आपकी आइज़ पे लगाया जाए, जो मेरी आइज़ में फोकस कर सके। तो अगर मैं 1 मीटर की दूरी पे रखी हूँ, बैठी हुई हूँ, तो फिर क्या होगा, आपकी आइज़ में अगर कोई लेंस लगाऊंगी ना, वो 1 डायोप्टर का होना चाहिए, जिससे वो आने वाली रेज मेरी आइज़ में कन्वर्ज कर सकें। तो जो भी पावर हम निकालेंगे, लेंस का जो भी पावर आई के आगे रखेंगे, उसमें से 1 डायोप्टर को हमेशा माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि आप हट जाओगे उसके बाद पेशेंट को देखना भी तो है ना, तो 1 डायोप्टर हमेशा माइनस कर देते हैं। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखो, जो एक पावर है, नेट पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड इस रेटिनोस्कोपी वैल्यू जो भी आएगी, उसमें से वर्किंग डिस्टेंस का करेक्शन कहलाता है, हमेशा माइनस कर देना चाहिए। ओके, तो 1 मीटर के लिए हम डिडक्ट करते हैं 1 डायोप्टर, और क्योंकि हम इतने लंबे तो है नहीं, हाथ हमारे इतने ही है ना, तो 66 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 डायोप्टर को माइनस कर देना चाहिए जनरली जब भी आप वैल्यू निकालेंगे। तो अब इस चीज़ को हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और साथ में करना। तो अब सारा कंसेप्ट क्लियर है आई गेस, और अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और इसमें हम रखेंगे वर्किंग डिस्टेंस 1 मीटर की। तो जो भी डिडक्शन होगा दैट विल बी 1 डायोप्टर। तो पहला एग्जाम्पल है, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि आपने रिफ्लेक्स देखा पेशेंट की आई में, उसमें हो रहा है विद रिफ्लेक्स हो रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले प्लस पावर का लेंस लगाओगे। यहाँ पर क्या करते हैं, 0.5 के उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे 0.5 लगाया, फिर आपने +1 लगाया, फिर +1.5 लगाते हैं, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसको +1 लगाते ही न्यूट्रलाइजेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो दिख रहा है, न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, पूरा पिपल फिलअप हो गया। तो अब बताते हैं कि इसमें रेटिनोस्कोपी में आपका पावर कितना लिखोगे, +1। ओके, +1 डायोप्टर लिख लिया आपने। और आपको ये भी पता है कि अगर हम वर्टिकल इसमें लिख रहे हैं तो हमारा कौन सा मेरिडियन चेक हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये कंसेप्ट तो पता है ना। तो अभी हम लिख रहे हैं +1, इसका आ रहा है रेटिनोस्कोपी का पावर, और हमारा वर्किंग डिस्टेंस है 1 मीटर, इसलिए 1 डायोप्टर को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 0। तो ये आई जो पेशेंट की है दैट इज इमेट्रोपिक, पेशेंट को कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, ठीक है। विद द मोमेंट आया और डिडक्ट किया हमने तो आपका 0 आ गया पावर। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आ रहा है, हमारा जो पेशेंट है सेकंड, अब हमने क्या किया, विद द मोमेंट चेक किया, हाँ पेशेंट को विद द मोमेंट आ रहा है, फिर हमने +1 लगाया। +1 के बाद हमने क्या देखा, उससे भी मोमेंट विद अभी भी आ रहा है, रुका नहीं है। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट करते गए, और कहाँ पर हमें न्यूट्रलाइज हो रहा है, +2 पे। ओके, +2 पे बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया। तो +2 हम लिखेंगे, और आप बताइए कि आपका पावर कितना आएगा। वर्किंग डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर, तो +2 में से आप माइनस करोगे 1 डायोप्टर, तो आपका आएगा +1 डायोप्टर का रिफ्रैक्टिव एरर, और ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब है पेशेंट जो है वो हाइपरमेट्रोपिक है। अब इसके बाद थर्ड आपका जो सिनेरियो है उसमें क्या हो रहा है, आपने देखा विद द मोमेंट आ रहा है पेशेंट की आई में, और इसके साथ ही क्या है, जैसे ही आप +0.5 लगाते हैं और आप का रिफ्लेक्स न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हमने क्या लिखा, +0.5, और आपको क्या माइनस करना है, वर्किंग डिस्टेंस का पावर, तो वो है -1 कर देना है इसमें से, तो आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। इसका मतलब है इस पेशेंट को मायोपिया है 0.5 डायोप्टर का, जो कि है लेस देन 1 डायोप्टर, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, विद द रिफ्लेक्स मिल रहा होता है, ठीक है, क्लियर। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वाले में क्या होता है, जैसे ही हमने रिफ्लेक्स देखा
पेशेंट की आई में, तो हमें पूरा प्यूपिल फिल्ड मिला, यानी कि न्यूट्रलाइज जैसा दिखा। तो इसका मतलब है हम कोई लेंस नहीं लगाएंगे, तो पावर क्या लिखेंगे, 0। लेकिन स्टिल हमें वर्किंग डिस्टेंस को माइनस करना है, इसलिए 0 - 1 डायोप्टर आएगा और उसकी वजह से हमारा पावर आएगा -1 डायोप्टर, यानी कि पेशेंट को मायोपिया है ऑफ 1 डायोप्टर। ठीक है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन पूरा जैसे ही रेटिनोस्कोप के थ्रू देखा हमें मिल गया। तो ये है पेशेंट को 1 डायोप्टर का मायोपिया। लास्ट हमारे पास है, इसमें हमने क्या किया, पेशेंट की आई में देखा कि अगेंस्ट द रिफ्लेक्स आ रहा है। ठीक है, अगेंस्ट जा रहा है रिफ्लेक्स, तो जब भी अगेंस्ट आता है तो हमें क्या रखना चाहिए, कनकेव मिरर रखना चाहिए। हमने 0.5 रखा, अगेंस्ट का मूवमेंट नहीं रखा, और जैसे ही हमने -1 का पावर लगाया आई में, पावर न्यूट्रलाइज हो गया, आई का रिफ्लेक्स न्यूट्रलाइज हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1 डायोप्टर रेटिनोस्कोपी का पावर, और इसके साथ ही वर्किंग का लेंस जो है हमारा डायोप्टर है वो कितना है, -1। तो -1 प्लस -1 क्या बन जाएगा, -2 डायोप्टर। इसलिए इस पेशेंट को मायोपिया है ऑफ 2 डायोप्टर, जो कि मोर देन 1 है, इसीलिए हमें अगेंस्ट द मूवमेंट मिल रहा था। तो बस इसी तरीके से हम सारे पावर्स को कैलकुलेट करेंगे, और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप आसानी से कर सकेंगे। जैसे कि आपके और भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं पहले के वीडियोस में, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म है, उस वाले वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट जो सबसे ज़्यादा डिस्कस अब होगा वो होगा साइक्लोपेजिक रिफ्लेक्शन पे, जिसमें आपको वैल्यूज दी जाएंगी रेटिनोस्कोपी की, आप उससे स्पेक्टिकल का पावर निकालेंगे, और स्पेक्टिकल पावर दिया जाएगा उससे रेटिनोस्कोपिक वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और इसके साथ ही अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो वो ज़रूर बताइए। थोड़ा स्लोली वीडियो अपडेट करती हूँ मैं अभी आजकल, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है आप सभी का सपोर्ट देके। ऐसे ही आप ऐसे रहेंगे साथ में और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, अच्छा अच्छा कुछ भी ऐसा लिखते हैं ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आई शुड कंटिन्यू दिस जर्नी, कि इस तरीके के लेक्चर्स आप तक पहुँचे और ऑप्थेल्मोलॉजी का जो डर है ना उसे मैं थोड़ा सा मिटा सकूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।